आप भी सरकारी बैंक या पीएसयू में जॉब करते हैं तो वहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट कहता है अगर आपने जॉब छोड़ी तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, क्या ऐसी कंडीशन लीगल है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में इस बात को क्लियर कर दिया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं दीक्षा भास्कर आपका हमारे लीगल अवेयरनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं रोज आपके साथ लीगल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो शेयर करूँ तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस केस का नाम है विजया बैंक वर्सेस प्रशांत पी नरनावर। अगर आप चाहते हो इस केस को डिटेल के अंदर पढ़ना तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जजमेंट का लिंक शेयर कर दूंगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में। मिस्टर प्रशांत जो कि पहले से ही विजया बैंक के अंदर काम कर रहे थे मैनेजर की पोस्ट पर, उस पोस्ट पे रहते हुए ही उन्होंने हायर पोजीशन के लिए अप्लाई किया जो कि थी सीनियर मैनेजर की। जैसे कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस था तो बैंक ने भी उन्हें फॉर्मल ऑफर लेटर दिया। उसी अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर एक क्लॉज थी 11K जिसमें लिखा था आपको कम से कम 3 साल तक अपनी वर्क सर्विसेज देनी होंगी बैंक को जब से आपने बैंक को ज्वाइन किया है, और साथ के साथ आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देना होगा 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए आपको पे करने होंगे अगर आप रिजाइन कर देते हैं अपनी सर्विसेज से 3 साल को खत्म होने से पहले। और मिस्टर प्रशांत ने अपनी सर्विसेज से 2009 में ही रिजाइन कर दिया और IDBI बैंक को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट है, 3 साल खत्म होने से पूर्व ही उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। अब बैंक ने उस 2 लाख रुपए वाले बॉन्ड को एनफोर्स किया तो मिस्टर प्रशांत ने उस क्लॉज को लीगैलिटी ग्राउंड के ऊपर चैलेंज किया और रिट पिटीशन को फाइल किया बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो बॉन्ड जो है अनरीजनेबल एंड अनफेयर है और मिस्टर प्रशांत के पक्ष में फैसला दिया। और वहीं पर विजया बैंक ने इस ऑर्डर के खिलाफ बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने अपील करी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ लीगल क्वेश्चंस को उठाया गया। क्या क्लॉज 11 सब क्लॉज के जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 के अगेंस्ट है? मतलब क्या ये क्लॉज जो है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है? साथ के साथ आप यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। ये बात करता है कि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता शून्य है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न उठाया गया, क्या ये क्लॉज पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है? और इसी वजह से सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या ये वॉइड है? तीसरा प्रश्न यहाँ पे था, क्या ये क्लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है? आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज G जो कि है राइट टू प्रोफेशन। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपनी ही प्रीवियस जजमेंट्स को भी एनालाइज किया। यहाँ पर जो लीगल क्वेश्चंस उठाए गए थे उनका जवाब दिया। यहाँ पे जो नेगेटिव एग्रीमेंट की बात की गई थी, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जो एम्प्लॉय को कुछ करने से रोकती है, यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जब तक वो जॉब में है तब तक ये कंडीशन वैलिड है। इसका मतलब कि ये सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट नहीं है। निरंजन शंकर गोलीकरी वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन और सुप्रीडेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्ण मुर्गई, इन केस का भी रेफरेंस दिया। इस मामले में ये शर्त नहीं थी कि अगर कोई कर्मचारी 3 साल की न्यूनतम सेवा पूरी नहीं करता तो उसे एक निर्धारित अमाउंट देना होगा। ये एक वैलिड और रीजनेबल कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म मानी गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने भी अपना पक्ष रखा, ये कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था जिसे एक पावरफुल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने एक वीक एम्प्लॉय के ऊपर इम्पोज किया। साथ के साथ उन्होंने यहाँ पे एक जजमेंट का भी रेफरेंस दिया जिसका नाम था कि सेंट्रल आइलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रजोनाथ गांगुली का केस, जिसमें कोर्ट ने अनफेयर टर्म्स को इनवैलिड घोषित कर दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि इस केस की सिचुएशन अलग है। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद था कि बार बार एम्प्लॉय की नौकरी छोड़ने की वजह से एम्प्लॉयर के होने वाले नुकसान को यहाँ पे रोकना। अब 2 लाख की पेनल्टी को कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 74 के तहत एक उचित हर्जाने का पूर्व अनुमान माना। ये ना तो कोई पनिशमेंट है ना ही मनमानी प्रावधान। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी माना कि
पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बार बार रेजिग्नेशन से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल लॉस होता है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट कंपनीज की तरह बार बार नए लोग हायर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का केस नहीं है, ये हर एक उस एम्प्लॉय के लिए इम्पोर्टेंट है जो जॉब स्विच करता है, और उस एम्प्लॉयर के लिए भी जो ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयज के लिए, जब भी आप ज्वाइन करते हैं कहीं पर, तो उससे पहले आप ज्वाइनिंग लेटर की क्लॉजेस को और बॉन्ड के जो क्लॉज हैं उसको ध्यान से पढ़ें। अगर बॉन्ड में पेनल्टी क्लॉज है तो उसको ध्यान से उसका लीगल इफेक्ट समझना जरूरी है। जरा सा भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लीगल एडवाइस जरूर लें। अब एम्प्लॉयर्स के लिए भी, अब यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को भी समझने की जरूरत है। आपका बॉन्ड तभी एनफोर्स होगा अगर वो रीजनेबल, फेयर एंड नॉन आर्बिट्रेरी इन नेचर है। आप जो भी डैमेज क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअल या एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। इस फैसले से हम यह सीखते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस लीगली बाइंडिंग होती हैं और हर वर्ड की लीगल वैल्यू होती है। आपकी क्या राय है इस पर? आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।